नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डेट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये भी एक विकल्प है। ये एक फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर इसमें निवेश कौन कर सकता है, कैसे आप निवेश कर सकते हैं, निवेश के फायदे और जोखिम आपके लिए क्या हैं, ये समझना आप सबके लिए जरूरी है। तो एनसीडी के निवेश के बारे में सारी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज मृण अग्रवाल हैं, ये है फाउंडर फिनसेव इंडिया। मृण, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास आज हम ऋण से चर्चा करने वाले हैं, जरा उसकी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम शो में समझेंगे क्या होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी एनसीडी। एनसीडी में निवेश क्या एफडी से बेहतर है? एनसीडी में निवेश के फायदे क्या हैं, जोखिम क्या है, साथ ही एनसीडी में निवेश किसके लिए सही है? तो मृण, सबसे पहले एनसीडी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि जब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की हम बात करते हैं तो ये किस तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो एक्चुअली बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होते हैं, बट इसमें ये एक फर्क है कि जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनीज इशू करती हैं और बैंक्स नहीं इशू करती हैं। तो जैसे एफडी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जिसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आता है, बिल्कुल ऐसे ही एनसीडी में भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डालना है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जिसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आएगा। बट इसमें जो अलग बात है वो ये है कि जो एनसीडीज हैं वो कंपनीज इशू करती हैं। अच्छा, अब एनसीडी सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब कि दे आर गारंटीड बाय सम एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स जो एनसीडीज होते हैं उसमें एक रेटिंग होती है रेटिंग एजेंसी से, जैसे AAA, AA, ट्रिपल बी तक जा सकता है रेटिंग। और एनसीडीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट के जरिए करना पड़ेगा। और अगर हम इसके टैक्स के बारे में बात करें तो एफडी में भी इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल है, एनसीडी में भी फुल्ली टैक्सेबल है। बट अगर लिस्टेड एनसीडी है और आप अगर उसको यू सेल इट बिफोर मैच्योरिटी तो उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स आपके लिए लगता है। तो इट इज लाइक एफडी बट देयर आर लॉट ऑफ अदर डिफरेंसेस इन एनसीडी कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके, तो आपने एक्चुअली बहुत नटशेल में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में। और कंपनी जारी करती है, काफ़ी हद तक एफडी जैसी होती है, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एनसीडी जो दो तरीके के एनसीडीज होती हैं। आपने कहा कि निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। कितने साल तक की, क्योंकि इसकी अवधि फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड टेन्योर की का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, कितने साल तक के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं? और ये भी मृण आपसे समझना चाहते हैं, निवेश के अलावा जो अगर मानिए कोई इसको बेचना चाहता है तो बेचने का क्या तरीका है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का? तो बेसिकली निवेश का तरीका डीमैट अकाउंट के जरिए कितने साल के लिए, और बेचना अगर किसी को है तो उसके नियम क्या है? तो जनरली जो एनसीडीज के जो इश्यूज आते हैं वो कभी कभी 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल अलग अलग इश्यूज आते हैं अलग अलग टेन्योर्स के। तो बेसिकली इट्स अ वेरी वाइड रेंज इन दैट सेंस। अच्छा, अगर नॉर्मली तो क्या होता है कि एनसीडीज में यू कैन होल्ड अप टू मैच्योरिटी, बट अगर फॉर वॉट एवर रीजन अगर आपको पैसों की जरूरत है या जो भी रीजन है, अगर आपको इसको बेचना भी है तो आपको लिस्टेड एनसीडीज को आपको एक्सचेंज में बेचना पड़ेगा। बट इसमें एक बात है कि जनरली जो लिक्विडिटी होती है या जो बेचने वाले होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं लिस्टेड एनसीडीज के लिए, और ये इसमें एक डिसएडवांटेज है कि द लिक्विडिटी इज वेरी लो इन मोस्ट ऑफ द लिस्टेड एनसीडीज। ओके, तो ये एक हम इसका जोखिम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी काफी कम है।
टैक्स पे थोड़ा सा मैं आपसे और चर्चा मृण करना चाहूंगी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, आपने कहा कि काफी हद तक एफडी के जैसे ही होते हैं, तो इसमें बेसिकली टीडीएस के दायरे में भी नहीं आते हैं, टीडीएस नहीं लगता है, इनकम जो ब्याज से आय है वो इनकम में ही जोड़कर टैक्सेबल होता है। और लिस्टेड एनसीडी में स्पेशली जो है वो कैपिटल गेन्स के नियम लगते हैं। जी हाँ, तो अगर लिस्टेड एनसीडीज में इफ यू 1 साल के पहले अगर आप बेचते हैं तो ऑफ कोर्स एज पर योर टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप 1 साल के बाद में बेचते हैं तो इसमें आपको टैक्स लगेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ओके, तो 1 साल के बाद 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि कहीं पर भी आप निवेश करते हैं तो उसके टैक्स बेनिफिट आप सभी के लिए समझना जरूरी है। काफी कंपनीज जो हैं वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेकर आती हैं। मैं आपसे थोड़ा सा एग्जांपल्स के जरिए समझना चाहूंगी कि कंपनीज जो हैं, अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे पाएं, एनसीडी जो लेकर आई हैं उसमें क्या अभी निवेश करने का सही समय है? क्योंकि हम जैसे देख पा रहे हैं कि हाँ, एफडी से एक बेहतर रिटर्न चलिए मानिए निवेशक को मिल जाता है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज्यादा है, लिक्विडिटी भी कम है। अगर हम सिर्फ एफडी की तुलना में ही इसको बोलें तो अभी अब मौजूदा समय में एनसीडी में निवेश करना आप सही मानेंगी? एक्चुअली इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप बैंक एफडी के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो बैंक एफडी में आपको डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का है, बट एनसीडीज में ये ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स अभी एनसीडी में करीब 9.5 to 10.5% तक रिटर्न आ रहा है, वेरएज इन एफडीज रिटर्न तो आपको बस 6% आ रहा है। तो वाइल रिटर्न्स आर मच मोर इन दी एनसीडीज, द प्रॉब्लम इज कि अगर जो ज्यादा रिटर्न देता है वो ज्यादा रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा इसको इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एनसीडीज आर ट्रेडेबल, वेरएज इन फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी जो एनसीडीज होती हैं वो लॉक्ड इन भी रहती हैं, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर आपने एक एनसीडी में पैसा डाला और अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका पूरा कैपिटल इसमें निकल जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट रिस्क तो है ही, क्योंकि अभी आप 10 साल के लिए अगर आप एनसीडी में डाल रहे हैं, आपको नहीं मालूम ना कि 10 साल में कैसा ये कंपनी करेगी, ये कंपनी रहेगी या ये कंपनी 10 साल में रेगुलर इंटरेस्ट दे पाएगी कि नहीं। तो एक तो क्रेडिट रिस्क है और दूसरा है कि कंसंट्रेशन रिस्क भी है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स व्हिच आर मच सेफर कंपेयर टू एनसीडीज। ओके, तो अगर हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के रिस्क की बात करें तो कंसंट्रेशन रिस्क, इसका एक ख्याल आपको रखना है। लिक्विडिटी रिस्क एनसीडीज में ज्यादा होते हैं और क्रेडिट रिस्क का भी खतरा एनसीडीज में होता है। कैसे निवेशक के लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में निवेश करना सही माना जाता है, ये समझना मृण आपसे बहुत जरूरी है। साथ ही अगर मानिए किसी को एनसीडी में निवेश करना ही है तो पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा जितना आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखिए, अगर आपको एनसीडीज में निवेश करना ही है तो सबसे पहले तो आपको कंपनी का स्टडी करना पड़ेगा कि इसका क्या क्रेडिट प्रोफाइल है। ऑफ कोर्स एक क्रेडिट रेटिंग होती है, बट जो क्रेडिट रेटिंग होती है दैट इज द करंट क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी का क्रेडिट कैसा है, ये रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सबसे जरूरी है जानना। और जैसे कि हमने पास में भी देखा है कि डीएचएफएल, आईएलएफएस वगैरह ने डिफॉल्ट किया है, ट्रिपल ए होते हुए भी उन्होंने डिफॉल्ट किया है। तो यू हैव टू बी रेडी कि दे कुड बी अ डिफॉल्ट, एंड ओनली इफ यू आर एक्चुअली विलिंग टू टेक दैट रिस्क, देन आई विल से कि ठीक है, आप अप टू 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप डाल सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि आप एनसीडी में म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो डिसाइड करेगा, उनके पास ज्यादा जानकारी भी है, उनके पास ज्यादा रिसर्च भी है टू फिगर आउट कि ये कंपनी क्रेडिट वर्दी है कि नहीं।
तो बेसिकली जैसा आपने बताया कि जब हम एक म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं तो उसमें आपकी मदद एक फाइनेंशियल सलाहकार भी करता है और वो उसकी मदद से आप एक बेहतरीन या अच्छे रेटेड पेपर में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। एनसीडी और डेट फंड की जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है मृण, क्योंकि जो निवेशक होते हैं वो रिटर्न को भी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते हैं। दोनों के रिटर्न में लगभग कितना डिफरेंस है? एक्चुअली रिटर्न्स में तो काफी डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो एनसीडीज आर देयर, फॉर एग्जांपल शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, या अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या आप क्रेडिट रिस्क फंड के साथ भी कंपेयर करते हैं तो देखा जाए तो लेट्स से शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में करीब 6.5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोस्ट टैक्स, whereas credit risk fund again would be about 6.5 to 7%. जो एनसीडी के रिटर्न्स हैं ऑफ कोर्स वो प्री टैक्स बेसिस पर अगर हम 9.5% भी लेकर चल रहे हैं एंड अगर वो लिस्टेड एनसीडी यू आर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 1 year एंड सेलिंग इट आफ्टर 1 year ऑल्सो, तभी भी आपको करीब 8% रिटर्न आएगा पोस्ट टैक्स। बट अगर आप एनसीडी इफ यू आर गोइंग टू बी होल्डिंग इट टिल मैच्योरिटी देन ऑफ कोर्स रिटर्न काफी सिमिलर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा टैक्स लग जाएगा एंड अज्यूमिंग आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको रिटर्न उतना ही आएगा। बल्कि आई विल से कि एक्चुअली एनसीडी का रिटर्न ज्यादा है। एक्चुअली जो हम क्या देख रहे हैं कि आजकल जो एनसीडीज आ भी रही है ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उनकी रेटिंग काफी लो है, तो जनरली AA से कम रेटिंग है एंड जो भी कंपनी AA से कम रेटेड है उसमें रिस्क भी ज्यादा है। अगर हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में दे नीड टू हैव AA एंड अबव होल्डिंग्स, राइट, बट आजकल जो एनसीडीज ज्यादातर आ रही हैं वो एक्चुअली AA के नीचे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि रिस्क फैक्टर बहुत हाई है एंड जनरली क्योंकि ये जो कंपनीज जो पैसे रेस कर रही हैं इनकी स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें रिटर्न भी ज्यादा है। तो एक्चुअली अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के साथ लाइक टू लाइक कंपैरिजन भी नहीं रहेगा, बिकॉज they have more higher rated bonds than most of these NCDs which are coming at 9.5%. इंटरेस्टिंग। और लगभग कितना ड्यूरेशन वैसे तय अवधि के हिसाब से एनसीडी में आप निवेश करते हैं, लेकिन आप एक मैक्सिमम ड्यूरेशन या एक आइडियल ड्यूरेशन कितना बोलेंगे किसी को एनसीडी में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में निवेश करने के लिए? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में एक हाई रिस्क डेट इंस्ट्रूमेंट शामिल करना है भी, तो कैसे गोल्स के लिए या कैसे लक्ष्यों के लिए आपको निवेश करना चाहिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में? तो आई वुड से कि 3 से 5 साल तक का ही आपको एनसीडी लेना चाहिए, उसके ऊपर का नहीं लेना चाहिए। और जब हम डेट फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आपको हाई रिस्क डेट फंड चाहिए जिसमें आप 3 से 5 साल तक का निवेश कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट रिस्क फंड्स अच्छी कैटेगरी है। पिछले साल इस कैटेगरी में काफी इवेंटफुल रहा बिकॉज ऑफ द होल टेम्पल्टन इश्यू, बट आई थिंक उसके बाद में इसमें नए रेगुलेशंस भी आए हैं और काफी सारे फंड्स ने अपने पोर्टफोलियोज भी काफी क्लीन अप किए हैं। तो आई एक्चुअली थिंक कि क्रेडिट रिस्क इज अ गुड कैटेगरी, बट सर्टेनली इट इज हाई रिस्क कैटेगरी। इसमें वॉलेटिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तो अगेन सोच समझकर जांच कर ही आप निवेश करें। ऐसे नहीं कि अच्छा इसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न आएगा तो इसमें हम चले गए, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, वॉलेटिलिटी वगैरह ज्यादा है। बट सर्टेनली आई विल से एनसीडी वर्सेस क्रेडिट रिस्क फंड, आई वुड स्टिल गो फॉर क्रेडिट रिस्क फंड, क्योंकि इसमें मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। मैं एक एनसीडी में डालूं वर्सेस एक क्रेडिट रिस्क फंड में डालूं जिसमें दे हैव इन्वेस्टेड इन 20 और 25 सच एनसीडीज, राइट। सो इसमें मेरे को रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है एंड दैट इज व्हाई आई वुड प्रेफर क्रेडिट रिस्क फंड। मनी गुरु में आज हम चर्चा करें एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की, और साथ ही काफी चर्चा हमारी हो गई।
हम कवर्ड बॉन्ड के भी बात करने वाले हैं। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है मृण, उस पर हम चर्चा करें। कवर्ड बॉन्ड के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। एक तो कवर्ड बॉन्ड है क्या, और क्या ये वाकई पॉपुलर है? पॉपुलर तो बहुत है, क्योंकि इसमें जो कवर्ड बॉन्ड का मेन सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें एक एडिशनल सिक्योरिटी आपको मिल रही है। तो कवर्ड बॉन्ड वर्क्स लाइक दिस कि एक एनबीएफसी है जिसने ऑलरेडी लोन्स दिए हुए हैं, एंड वो इन लोन्स को अब सिक्योरिटाइज कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें डिफॉल्ट होता है, इस लोन बुक में अगर डिफॉल्ट होता है, तो हमारे पास एक और लोन बुक है जिसके जरिए हम आपको रीपेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने कहा था कि एनसीडीज में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो है कि क्रेडिट रिस्क, की ये कंपनी हमारे पैसे वापस देगी कि नहीं। तो इसके लिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम जो सिक्योरिटीज हैं, हम उसके ऊपर भी एक कवर आपको, एडिशनल कवर हम आपको दे रहे हैं, और इसीलिए कवर्ड बॉन्ड्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो रिटर्न भी आ रहा है कवर्ड बॉन्ड्स में, करीब 9.5-10% का रिटर्न आ रहा है। अगेन कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, 3.5-4% रिटर्न मोर फॉर शॉर्ट टर्म 18 मंथ्स 24 मंथ्स के पीरियड के लिए इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो इसीलिए भी लोग इससे काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात जो है कि जो प्लेटफॉर्म्स ये प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, अगेन दीज प्लेटफॉर्म्स हैव अ वेरी वाइड बेस, तो इसीलिए भी ये सब प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। बट आई थिंक जो एनसीडी की जो प्रॉब्लम है वो कवर्ड बॉन्ड्स में भी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जो कंपनी एक्चुअली कवर्ड बॉन्ड इश्यू कर रही है वो एक एनबीएफसी है, वो ये फिनटेक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो काफी सारे लोगों जिन्होंने मुझसे पूछा इस बारे में, देवर थिंकिंग कि जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है वो लोग ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट दे आर ओनली promoting the product, they are not the product manufacturer. So there is an NBFC and again very low rated NBFC, जो NBFCs हमने देखी हैं they are single A rated, which is very very low. उनकी गोल्ड लोन की बुक है, gold loans, as you know, is taken by people in distress, right? So again, lot of issues with all of these. It's just that people feel ki a fintech platform is giving this product and hence it will be safe, and that is the wrong way of thinking. You need to see the credit rating of the company, that is very very important, and hence जो NCD का जो inherent risks है, which is default risk, credit risk, concentration risk, all of those risks are there in this covered bond product also. और टैक्स भी बिल्कुल डेट इंस्ट्रूमेंट जैसा ही लगता है कवर्ड बॉन्ड में। Actually, taxation के लिए they have structured it like a market link debenture. They have basically listed it. तो वही जैसे मैंने बताया कि if you hold for less than 1 year, it's fully taxable, and above 1 year, it's taxed at 10% without indexation. ओके और मानिए किसी को कवर्ड बॉन्ड में निवेश करना ही है, अगेन क्या जो निवेशक है उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके का निवेशक इस वक्त हमारा शो देख रहा है मृण, अग्रेसिव भी हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव भी हैं। जब हम डेट कैटेगरी की बात करते हैं तो यूजुअली लगता है कि इसमें तो रिस्क ही नहीं होता है, बट लेकिन सच बात तो है कि डेट कैटेगरी में बहुत सारे प्रकार के रिस्क होते हैं, क्रेडिट, लिक्विडिटी, और जितने सारे अभी मृण ने बताए, इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर एग्जाम्पल। तो कवर्ड बॉन्ड में भी जोखिम है, तो कैसे निवेशक के लिए, क्या इसमें भी एक अग्रेसिव थिंकिंग वाला निवेशक ही निवेश करे? एब्सोल्युटली, एंड काफी सारे लोग जो निवेश करने की सोच रहे हैं वो लोग हैं जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो आप प्लीज ऐसे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स लुक वेरी गुड ऑन पेपर, बट प्लीज रिमेंबर कि जब भी एक डिफॉल्ट होता है
टू रिकवर मनी इज वेरी टफ। हमने पहले भी देखा है, कितने सारे केसेस हैं, या अगर आप बैंक्स को ही देख लीजिए कितना डिफॉल्ट है, it's been so difficult for banks to recover money. So, a lot of times things look very good on paper, but that's not necessarily true in real life. And hence, again, जो ये निवेशक हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको तो सर्टेनली इस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए. Only those who can take high risk, who know what are the risks involved, only such investors should look at investing in this product. ओके, अभी करंट सिनारियो को देखते हुए हमने एफडी पर डिस्कस किया, हमने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात की, हमने कवर्ड बॉन्ड की बात की, हमने डेट फंड की भी चर्चा की. अगर हम हर पैरामीटर को अगर तराजू में तोलें तो मृण आपकी चॉइस क्या होगी अभी मौजूदा समय में किसी निवेशक के लिए निवेश करने की, कीपिंग इन माइंड कि इंटरेस्ट जो रेट है वो भी लो है और आगे आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहती है हम सबको मालूम है, स्टेटस को रहेगा या हो सकता है आने वाले टाइम में इससे बढ़े ही, और एक निवेशक के प्रोफाइल को देखते हुए भी प्लस एक महंगाई एंड रिटर्न के लिहाज से भी आप सजेस्ट क्या करेंगे इन तमाम डेट प्रोडक्ट्स में से जिसकी चर्चा आज हमने की है? Actually, I would go with debt funds, short duration debt fund, corporate bond fund, credit risk fund, any of these categories depending upon आप कितना रिस्क ले सकते हैं. अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल डालकर you're okay with a decent reasonable return और इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा सा आप क्रेडिट रिस्क फंड में भी डालें. एंड द रीजन आई प्रिफर डेट फंड्स, अगेन इसमें टैक्स एडवांटेजेस भी हैं, बट दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि इसमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, इसमें मुझे लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, एंड आई थिंक नाउ द क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो गेटिंग मैनेज्ड वेरी वेल. सो आई वुड सर्टनली गो विद दिस, but certainly returns are going to be lower. इसमें आपको कम रिटर्न आने वाला है compared to covered bond और compared to NCD, but ये आपकी फिर चॉइस रहती है, आपको रिस्क चाहिए या आपको रिटर्न चाहिए. एब्सोल्युटली, रिस्क चाहिए, रिटर्न चाहिए. रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से आपको किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए. बहुत शुक्रिया मृण, आपने बहुत ही सरल अंदाज में एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कवर्ड बॉन्ड्स, एफडी और डेट फंड क्या इसमें बेहतर हो सकता है उस पर चर्चा करने के लिए. मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. देखते रहिए जी बिजनेस.